के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सिमरन और आप देख रहे हैं पर्स 24 न्यूज। देश में हर तरफ सिर्फ एक ही मुद्दा गूंज रहा है, वक्फ संशोधन। आखिर क्या है ये बिल और विपक्ष इस बिल के पक्ष में क्यों नहीं है? लेकिन फिर भी लोकसभा में आखिरकार विपक्ष के विरोध के बाद भी इस बिल को पेश कर दिया गया है। साथ ही इस बिल के विरोध में विपक्ष की बयानबाजी थमने का नाम नहीं ले रही है। सवाल ये भी है, आखिरकार सरकार को मौजूद वक्फ कानून में संशोधन की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए पूरी रिपोर्ट। दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक को लोकसभा में भारी हंगामे के बीच पेश किया गया। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू ने इस बिल को पेश किया और कहा कि इसे लाना बहुत जरूरी था, लेकिन दिल्ली में लोकसभा की कार्रवाई के दौरान और विपक्ष की आपत्ति के बावजूद आखिरकार इस बजट को पेश कर दिया गया है। लेकिन आपको पता है इस बिल का मतलब क्या है और इस बिल में क्या क्या है? वक्फ संशोधन विधेयक 2024 का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और प्रशासन में सुधार करना है। ये बिल वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करता है, जिसमें वक्फ की परिभाषा को अपडेट करना, पंजीकरण प्रक्रिया में सुधार और तकनीक का उपयोग बढ़ाना शामिल है। आपका जो जब मैं ओपनिंग करूंगा उसका भी जवाब आएगा और बाकी अमेंडमेंट तो आखिरी में आता ही है। चलिए माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सबको बहुत डिटेल में जाने का भी आवश्यकता नहीं है। कमेटी के बारे में उसका जिक्र काफी हो चुके हैं, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो कमेटी इस बार दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा मिला करके ज्वाइंट कमेटी में वक्फ अमेंडमेंट बिल पे जो चर्चा हुई है, आज तक भारत के संसदीय इतिहास में इतना व्यापक रूप से चर्चा, कंसल्टेशन और समय कभी नहीं दिया है। इसलिए मैं जो ज्वाइंट कमेटी में जितने मेंबर्स दोनों सदनों के लोकसभा और राज्यसभा में जो सदस्य उस कमेटी में थे, मेरे तरफ से सरकार की ओर से मैं धन्यवाद देता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, कुल मिलाकर के 97,27,772 याचिकाएं ऑनलाइन, फिजिकल, मेमोरेंडम के रूप में, रिक्वेस्ट के रूप में और सुझाव के रूप में पूरे तरह से सरकार ने देखा है, वो जेपीसी के माध्यम से हो या डायरेक्ट दिया हो, हमने सब उसको देखा है। इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा संख्या में किसी भी बिल के ऊपर में लोगों का याचिकाएं नहीं आया आज तक। कुल मिलाकर के 284 डेलीगेशन ने अलग अलग समुदाय के जो स्टेक होल्डर्स है, उन्होंने कमेटी के सामने में अपने बात को रखा है, सुझाव भी दिया है। 25 स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज का वक्फ बोर्ड्स ने अपना सबमिशन भी पेश किया गया है। इसके अतिरिक्त कई लीगल लुमिनरीज, विद्वान लोग हैं हमारे समाज में, कम्युनिटी लीडर्स हैं, अलग अलग धार्मिक संस्थाओं का प्रतिनिधि, चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन, सिविल सोसाइटी, एकेडमिशियंस, रिसर्चर्स, पॉलिसी मेकर्स, सब ने इस कमेटी के सामने में पेशकश किया है। उसके साथ साथ मैं कहना चाहता हूं सर, आज जब मैं जो बात रखूंगा आपके सामने में, पिछली बार जब हमने ये प्रस्तुत किए थे बिल को इस सदन में, तब भी मैंने कई बातें बताई थी। आज मैं उसको नहीं दोहराते हुए कुछ बातें मैं जोड़ूंगा और मुझे अपना बात रखने के बाद सिर्फ उम्मीद ही नहीं, पूरा यकीन है कि जो लोग इस बिल को विरोध कर रहे थे, वो हृदय में भी बदलाव होगा। पॉजिटिव सोच के साथ इस बिल में सब समर्थन करेंगे, ये मैं विश्वास के साथ आगे अपना बात रखना चाहता हूं। क्योंकि मैं पॉजिटिव नोट से बात रखना चाहता हूं, तो इसलिए एक मेरे जो मन की बात है मैं
कहना चाहता हूं, तो इससे अच्छा संदेश जाए। किसी की बात कोई, अध्यक्ष महोदय, किसी की बात कोई बदगुमान ना समझे, इस जमीन का दर्द कभी आसमान ना समझेगा। ये मैं दिल से कह रहा हूं, क्योंकि अच्छा सोच के साथ, बड़ा दिल के साथ, खुले मन से मैं ये प्रस्ताव आपके सामने में पेश कर रहा हूं। सर, कई लोगों ने अपने अपने तरीके से बातें रखी हैं। किसी ने कहा ये प्रावधान अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, गैर संवैधानिक है। किसी ने कहा ये इलीगल है, अनलॉफुल है। सर, ये बिल जो हम लोग जिक्र कर रहे हैं कोई नया विषय नहीं है। आजादी से पहले ये बिल, जब पहली बार मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट पास किया गया था 1913 में, तब से इसका इतिहास शुरू होता है। उससे पहले प्रिवी काउंसिल ने 1894 में इनवैलिडेट किया था वक्फ अल औलाद को। बाद में उसका प्रॉपर लीगल फॉर्म में 1913 के बाद फिर 1923 में द मुसलमान वक्फ एक्ट लाया गया था, जिसमें अकाउंटिंग और ट्रांसपेरेंसी के बारे में ये जोर उसको देते हुए ये एक्ट पास किया गया था। उसके बाद 1930 में द मुसलमान वक्फ वैलिडेटिंग एक्ट लाया गया है, जो रीइंफोर्स करता है लीगल वैलिडिटी ऑफ द फैमिली वक्फ। परिवार में जो वक्फ होता है उसको जोड़ देते हुए ये बिल लाया गया है। उसके बाद आजादी के बाद 1954 में 1954 में वक्फ एक्ट पहली बार आजाद भारत का एक्ट बनी, और उस समय स्टेट वक्फ बोर्ड का भी प्रावधान उसी 1954 एक्ट में प्रावधान किया गया था। उस समय से लेकर के कई संशोधन के साथ में 1995 में व्यापक रूप से ये वक्फ एक्ट बनी है। तो उस समय किसी ने नहीं कहा कि ये एक्ट अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, किसी ने नहीं कहा उस समय ये अनलॉफुल है। आज जब हम उसी बिल को सुधार के ला रहे हैं, तब आपको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल, अनलॉफुल का ये शब्द इस्तेमाल करने का आपको ये नौबत कैसे आया? ये सोच क्यों आया? अगर आप सच्चे दिल से सोचते और मन साफ होते तो आप तर्क पे जाते। इस संशोधन बिल में जो जो तर्क है आप उसमें बात कीजिए। आप उसको छोड़ के जो कोई लेना देना नहीं है बिल में, उसका बात आप लेकर के लोगों को गुमराह करने का, बरगलाने का काम जो किया है, उसको मैं शुरू में साफ करना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय जी, 1995 में ट्राइब्यूनल का पहला व्यवस्था किया गया है, ताकि वक्फ बोर्ड का कोई भी निर्णय किसी को अगर पसंद नहीं है या उसको चैलेंज करना चाहता है तो वक्फ ट्राइब्यूनल वहां आप जा सकते हैं। उसका प्रावधान पहले बार हुए हैं, और उस समय यह भी फैसला हुआ कि 5 लाख से ज्यादा आमदनी किसी वक्फ प्रॉपर्टी में है, उसके लिए सरकार एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स अपॉइंट किया जाएगा। ये भी 1995 में शुरुआत की है। अध्यक्ष महोदय जी, ये आज एक ट्रिगर पॉइंट क्यों हुआ है? ये अमेंडमेंट बिल लाने का आवश्यकता सबसे ज्यादा शुरुआत कहां से हुई? मैं संक्षेप में बताना चाहता हूं। 2013 में, 2014 में हम सब चुनाव में गए, और चुनाव में जाने से पहले 2013 में कुछ कदम ऐसे उठाए गए हैं जो आप सुन करके, आप सदस्य के रूप में भी और इस देश का नागरिक होने के कारण आपके दिमाग में यह बात जरूर सवाल उठेगा कि ऐसा कदम क्यों उठाया गया है। सर, 2013 में पहला यह बदलाव हुआ कि इस देश में कोई भी आदमी, कोई भी इंसान, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पारसी हो, बौद्ध हो, जैन हो, वक्फ क्रिएट कर सकता है। सबको मालूम है वक्फ एक मुसलमान का अल्लाह के प्रति अपना एक उसका एक पायस चैरिटेबल रिलीजियस पर्पस के लिए वक्फ क्रिएट किया जाता है, लेकिन उसमें डाइल्यूशन करके 2013 में कोई भी वक्फ क्रिएट कर सकता है। ये प्रावधान सबसे पहले उस समय की यूपीए सरकार ने किया है। दूसरा, आपने सारा वक्फ को स्पेसिफिक कर दिया कि शिया बोर्ड में शिया ही रहेंगे, सुन्नी बोर्ड में सिर्फ सुन्नी ही रहेंगे,
और कोई भी बोर्ड हो सिर्फ उनके लोग ही रहेंगे, बाकी कोई उसमें आ नहीं सकता है। ऐसा आपने प्रावधान किया। तीसरा, 2008, सर आप शांति से सुनने के बाद आप जो भी पूछेंगे हमारा रिप्लाई तो आएंगे ही सर। डिबेट का आखिरी में है, मेरा फिर से रिप्लाई होगा। तो अभी मैं जब शुरुआत में कुछ दृष्टिकोण रख रहा हूं, इसमें कोई हस्तक्षेप ना करे, ध्यान से सुनिए ताकि हमारा डिबेट का स्तर भी ऊंचा रहे और तर्क भी सामने में आ जाए। सर एक प्रावधान आया सेक्शन 108। उस सेक्शन 108 में ये लिखा गया है कि वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान है इस देश में कोई भी मौजूदा कानून के ऊपर में रहेगा, ओवरराइडिंग इफेक्ट रहेगा, ऐसा आपने कानून बनाया है। इस देश में ऐसा कानून कैसे मंजूर कर सकते हैं अध्यक्ष महोदय जी? हर कानून अपना अपना हिसाब से चलता है, लेकिन एक कानून दूसरे कानून के ऊपर में ओवरराइडिंग इफेक्ट होगा, ये कोई भी मान्यता नहीं दे सकता है। उसके बाद सर मैं कुछ प्रोपोगेंडा साथ में जुड़े हुए हैं। उससे पहले जो 2013 में मुझे भी बहुत ताज्जुब हुआ कि ये पास कैसे जबरदस्ती करवाया है। 2013 में वक्त पे यूजर जो आपने प्रावधान डाला, उसके बाद 1970 से एक केस चल रहा था दिल्ली के अंदर में। दिल्ली के अंदर में हमारा सीजीओ कॉम्प्लेक्स है, पार्लियामेंट बिल्डिंग है, कई प्रॉपर्टीज है, और इसको वक्फ बोर्ड, दिल्ली वक्फ बोर्ड ने क्लेम किया कि ये वक्फ प्रॉपर्टीज है। उसके बाद ये केस चल रहा था अदालत में। उस समय यूपीए सरकार ने पूरा सारा जमीन को डी नोटिफाई करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। 123 प्रॉपर्टी। अगर आज हम ये संशोधन लेके नहीं आते तो जिस सदन में हम बैठे हैं, ये पार्लियामेंट बिल्डिंग, इसको भी क्लेम किया जा रहा था। एयरपोर्ट, बसंत विहार, और अगर नरेंद्र मोदी जी का सरकार नहीं आते, अगर यूपीए का सरकार कंटिन्यू रहता, तो क्या क्या बिल्डिंग को डी नोटिफाई किया जाना था। 123 प्रॉपर्टी को तो डी नोटिफाई किया। मैं रिकॉर्ड में कह रहा हूं, अपने मन से कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं ऑफिशियल रिकॉर्ड का बात बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, आप काहे को उछल रहे हो? मैं अपने से थोड़ी बोल रहा हूं, जो हकीकत बात को बता रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, ये जो उन्होंने गुमराह करने का कोशिश किया गया है, ये मैं कुछ केसेस आपको बताना चाहता हूं। सर आप देखिए, आर्टिकल 25(1) क्या कहता है? संविधान का अनुच्छेद आर्टिकल 25(1) कहता है, subject to public order, morality and health, and to the other provisions of this part, all the persons are equally entitled to freedom of conscience and the right freely to profess, practice and propagate religion. सर, गवर्नमेंट किसी भी धार्मिक व्यवस्था को, किसी भी रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, कोई धार्मिक काम में हस्तक्षेप करने नहीं जा रहा है, ना ही वक्फ बोर्ड किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था में कोई भी तरीके से हाथ डालने का प्रावधान है, बिल्कुल नहीं है। सर आप अगर हम कोई नमाज, सर ये क्या झूठ बोल रहे हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशन, हम कॉन्स्टिट्यूशन का प्रावधान पढ़ रहे हैं, फिर भी झूठ बोल रहे हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं। सर किसी मस्जिद का मैनेजमेंट को हम हस्तक्षेप करने का कोई इसमें प्रावधान नहीं लिया जा रहा है। एक मिनट माननीय सदस्य, आप भारत की संसद में बैठे हो, गरिमा मर्यादा बनाए रखो, बैठे बैठे टिप्पणी मत करो। हाँ, आपको जब मौका मिलेगा आप अपनी बात कहना, बैठे बैठे टिप्पणी नहीं कर सकते। ये संसद की मर्यादा नहीं है, ऐसे नहीं चलेगा सदन व्यवस्था नियम से चलेगा। किसी भी व्यक्ति को बैठे बैठे कोई भी सदस्य जो बोल रहा हो उसके बीच में टिप्पणी करने का अधिकार
नहीं है। माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष महोदय जी, ये वक्फ बोर्ड का जो प्रावधान किसी मस्जिद, किसी मंदिर, किसी धार्मिक स्थल का व्यवस्था का कोई लेना देना नहीं है। ये सिंपली एक प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट का विषय है। ये कोई मुसलमान अपना ज़कात देता है, फितरा देता है, उसको हम पूछने वाला कौन होते हैं? ये आपका धार्मिक भावना से जुड़े हुए चीज है। उसमें सरकार का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये वक्फ प्रॉपर्टी का मामला है, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट करता है, मुतवल्लिज करता है। ये आपको इतना बेसिक ये फर्क जो है अगर समझ में नहीं आते या जानबूझ करके आप नहीं समझना चाहते हैं तो मेरा पास इसका कोई इलाज नहीं है। अध्यक्ष महोदय जी, ये आपके माध्यम से मैं फिर से कहना चाहता हूं कि ये सर क्या ये ऐसा बहस नहीं होता है जी। आप लोग का तर्क रखने का समय में बोलिए, ये बीच में कमेंट पास करने से सर हमारा पॉइंट का फ्लो भी बिगड़ता है और आवाज भी ठीक नहीं हो, अब आवाज भी ठीक से नहीं जाएगा। आप क्या चीज का जवाब देंगे सर? इसमें मैं कई ऐसे केसेस है जिसको मैं रेफर कर सकता हूं, लेकिन सदन में 3 केसेस का मैं रेफर करूंगा तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि ये धार्मिक व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। आपको मैं पहला एग्जांपल देना चाहता हूं, सैयद फजल पकुया थंगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें क्या केरला हाईकोर्ट का फैसला है। केरला हाईकोर्ट ने कहा द वक्फ बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, प्योर एंड सिंपल, इट इज नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव बॉडी ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी। ये हाईकोर्ट का ऑर्डर है। उसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर भी सुन लीजिए, हाफिज मोहम्मद जफर अहमद वर्सेस यूपी सेंट्रल सुन्नी बोर्ड ऑफ वक्फ का जजमेंट सुन लीजिए। A mutawalli's right is purely a right of management of the property and is not a proprietary right. The duties of a mutawalli are purely of a secular character. His duties are not of a religious character. इतना क्लियर कट रूलिंग है। तीसरा, तिलकायत श्री गोविंद लाल जी महाराज वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। इसमें हाईकोर्ट ने क्या कहा, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा, राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेम्पल। अब देखिए मंदिर का भी इसमें एग्जांपल लिया गया है। राइट टू मैनेज द प्रॉपर्टीज ऑफ द टेम्पल इज प्योरली ए सेकुलर मैटर एंड कैन नॉट बी रिगार्डेड एज ए रिलीजियस प्रैक्टिस। प्रॉपर्टीज ऑफ टेम्पल नहीं, टेम्पल का जो प्रॉपर्टी है। उसी प्रकार से आप बार बार कहना कि मुसलमानों का अधिकार में गैर मुसलमान कैसे आ रहा है, ये तर्क ही नहीं बनता है। आप ये आज से ये बात बोलने के लिए बंद कीजिए। सर 2013 में जो काम किए गए हैं उसमें मैं एक चीज जिक्र करना चाहता हूं। इलेक्शन आने वाला था, बहुत ही कम दिन बच गए थे, इलेक्शन कोड ऑफ कॉन्डक्ट लगने ही वाला था। हम सबको मालूम है अप्रैल और मई में चुनाव हुआ था। 5 मार्च 2014 को उस समय के यूपीए सरकार ने 123 प्राइम प्रॉपर्टीज को जो हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के तहत आता है उसको आपने दिल्ली वक्फ बोर्ड को ट्रांसफर कर दिया। क्या जरूरत था? कुछ दिन बाकी था चुनाव होने के लिए, आप इंतजार तो करते। आपने सोचा ये करके वोट मिलेंगे, लेकिन आप तो चुनाव तो हार गए, तो फायदा क्या हुआ? ऐसा काम करने से वोट नहीं मिलता है। इसलिए लोग इंटेलिजेंट है, हमारे देश के लोग समझदार है, इसलिए वोट बैंक का राजनीति के बिना हम अच्छे सोच के साथ में आज इस सदन में फिर से आए हैं। कुछ एनोमलीज है इस बिल में, तो इसको बदलना जरूरी था। मैंने एक पहले भी इसका जिक्र किया था कि आपने कहा कोई भी
हिंदुस्तानी, कोई भी भारतीय वक्फ क्रिएट कर सकता है। वो 95 में ऐसा नहीं था, आपने 13 में बदलाव किया, उसको हमने फिर से 1995 का प्रावधान को फिर से रिवाइव करते हुए ये हमने जोड़ा है कि वक्फ वही क्रिएट कर सकता है जो मिनिमम 5 साल इस्लाम को प्रैक्टिस करता है। बहुत साफ साफ शब्दों में प्रावधान रखा है। सर, जो वक्फ बोर्ड बने हैं, हम उसको बहुत ही सेकुलर इंक्लूसिव बनाना चाहते हैं। आपका पुराना प्रावधान को हटा करके अब हमने कहा है कि वक्फ बोर्ड में शिया भी रहेंगे, सुन्नी भी रहेंगे, बोहरास भी रहेंगे, आगा कानिस भी रहेंगे, मुसलमानों में जो बैकवर्ड है, पिछड़े लोग हैं, वो भी रहेंगे, और साथ साथ में महिला भी रहेंगे और एक्सपर्ट नॉन मुस्लिम भी रहने का प्रावधान रखा गया है। सब स्वागत करना चाहिए, इसको किसी को आपत्ति होने का कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद सर, मैं थोड़ा सा इसको विस्तार करके बताना चाहता हूं। मेरा ही खुद का एग्जांपल मैं देता हूं। मान लो मैं मुस्लिम नहीं हूं, लेकिन मैं माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हूं, तो मैं सेंट्रल वक्फ काउंसिल का चेयरमैन होता है। तो मेरे होने के बावजूद उसके बाद टोटल 4 नॉन मुस्लिम हो सकता है वक्फ बोर्ड, वक्फ काउंसिल में मेंबर, और उसमें मैक्सिमम 4 नॉन मुस्लिम के साथ साथ में 2 महिला कंपल्सरी है। 2 महिला होना ही चाहिए सर। उसके बाद सर स्टेप अभी आप पूरा वक्फ बोर्ड देख लीजिए, महिला कहाँ है? महिला को भी रखा ही नहीं है, वो सिर्फ बातें करते हैं। सर 22 सर, मैं स्पेसिफिक बताना चाहता हूं। सेंट्रल वक्फ काउंसिल में टोटल 22 मेंबर्स में 4 नॉन मुस्लिम से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। एक्स ऑफिशियो का पद को मिला करके 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होगा। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट तो किसी धर्म का हो सकता है। जब इलेक्शन करते हैं तो कोई भी धर्म का मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या एमएलए बन सकते हैं। सर 10 मेंबर मुस्लिम कम्युनिटी से होगा, 2 फॉर्मर जजेस होंगे सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के, 1 एडवोकेट ऑफ नेशनल एमिनेंस मेंबर रहेंगे, 4 पर्सन्स ऑफ नेशनल एमिनेंस फ्रॉम वेरियस फील्ड। ये तो कई कमिटियों ने इसको सिफारिश किया है। और एडिशनल सेक्रेटरी या ज्वाइंट सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसमें रहेंगे। आउट ऑफ 10 मुस्लिम मेंबर्स 2 महिला अनिवार्य है, ये हमने प्रावधान रखा है। और स्टेट बोर्ड में आउट ऑफ 11 मेंबर्स 3 से ज्यादा नॉन मुस्लिम नहीं हो सकता है। एक्स ऑफिसर को मिलाकर के 1 चेयरपर्सन, 1 एमपी, 1 एमएलए, 4 members from Muslim community, 2 members with professional experience, 1 member of Bar Council and Joint Secretary to the state government dealing with work matters. Out of 4 Muslim members, 2 shall be women. ये हमने रखा है ताकि हमारे बहनों को किसी तरीके से दरकिनार नहीं कर सके। वक्त एक सर, हमने जो नया प्रावधान रखा है उसमें जितना भी जो आर्बिट्रेरी प्रोविजन जो जरूरी नहीं था उसको हमने सामान्य रूप से देश में और जितना कानून है उसको मिलाते हुए मुख्य रूप से ट्रांसपेरेंसी इन वर्क मैनेजमेंट, सर्वे को अपडेट करने के लिए जो पहले इनसफिशिएंट प्रोविजन था, इसमें वर्क लैंड रिकॉर्ड्स वगैरह में महिलाओं का इनहेरिटेंस राइट, बच्चों का राइट, और साथ साथ में कई हजारों केसेस पेंडिंग है ट्राइब्यूनल और कोर्ट्स में, उसको सेटल करने के लिए जो आज लगभग 10,000 से भी ज्यादा केसेस जो पेंडिंग था और कुछ सालों के अंदर में 13 से 30,000 केसेस पेंडिंग हो चुके हैं, उसको सरलता से सुलह करने के लिए हमने रास्ता खोजा है। एक चीज बार बार आप लोग कहते हैं, हमारे पक्ष के लोग हो या उस साइड के पक्ष के लोग हो,
या जो सदन से बाहर है वो एक वक्तव्य देते रहते हैं, मैं उसको सुधारना चाहता हूं। ये कहते हैं कि हमारा देश में लैंड बैंक जो है वक्फ बोर्ड के पास 3rd लार्जेस्ट है। पहला रेलवे, इंडियन रेलवे, फिर इंडियन आर्मी मतलब इंडियन डिफेंस का, और फिर कहता है वक्फ बोर्ड के पास जमीन है। मैं उसको सुधारना चाहता हूं। सर, आप भी तो ट्रेन में चलते हैं, हम लोग भी ट्रेन में चलते हैं। हजारों किलोमीटर ट्रेन का पटरी लगा हुआ है, स्टेशन बना हुआ है। वो ट्रेन का पटरी लगा हुआ है, वो रेलवे का प्रॉपर्टी थोड़ी है, ये तो देश का प्रॉपर्टी है। हम लोग सब चलते हैं उसमें। इसको आप कैसे लगा सकते हैं कि रेलवे के पास इतना है, वक्फ बोर्ड के पास इतना है? वो देश का प्रॉपर्टी है। हमारा डिफेंस के पास कहता है कि 2nd लार्जेस्ट है। डिफेंस के पास जो भी लेने जहां ट्रेनिंग करता है, जहां वो रहता है, या बॉर्डर एरिया में जितना डिफेंस लैंड है वो देश का रक्षा के लिए है। उसको आप कैसे वक्फ प्रॉपर्टी के साथ आप तुलना कर सकते हैं? वक्फ प्रॉपर्टी प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है सर। तो इसलिए दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। सिर्फ हमारा देश में ही नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हिंदुस्तान में है। तो फिर ये क्यों है 60 साल तक आप सरकार में रहे हैं, हमारे देश में मुसलमान इतना गरीब क्यों है? जब दुनिया का सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी हमारे देश में है, तो हमारे गरीब मुसलमानों का पढ़ाई के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्किलिंग के लिए, इनकम जनरेशन के लिए क्यों काम नहीं हुआ आज तक? बताइए। ये दुनिया का सबसे बड़ा वक्फ प्रॉपर्टी अगर हिंदुस्तान में है, तो उस प्रॉपर्टी से गरीबों का उत्थान के लिए, लोगों का भला के लिए अगर ये सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गरीब मुसलमानों के लिए काम कर रहा है, तो इसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए? आप लोग बताइए। इसलिए सर, इसको धर्म जाति से बाहर उतर करके सबको सीधा अपना दिल से पूछ करके आप सोच के देखिए कि आप जो लोग आज इस बिल को विरोध कर रहा है, आज 1 साल 2 साल नहीं, सदियों तक हमारा देश उसको याद रखेगा कौन इस बिल को समर्थन कर रहा है, कौन इस बिल को विरोध कर रहा है। आज चंद वोट के लिए, सत्ता के लिए हमारे मुसलमानों को आपने 70 साल से ज्यादा वोट बैंक बना करके गुमराह किया है। कितना और गुमराह करना चाहते हैं? अब हमारा देश में वोट बैंक का राजनीति नहीं चलेगा। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जब हमारा देश में इतना वक्त प्रॉपर्टी है, तो इसको हम बेकार में पड़ा रहने नहीं दिया जा सकता है। गरीब मुसलमानों के लिए, आम मुसलमानों के लिए इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। उसके लिए आज के ये वक्त संशोधन बिल जरूरत है। अध्यक्ष महोदय जी, हमारे अपने वामसी पोर्टल में, हमारे मंत्रालय के वामसी पोर्टल में हमने रिकॉर्ड देखा है। सचर कमेटी जो आपने बनाया है 2006 में, उन्होंने भी ये बारे में काफी डिटेल में जिक्र किया हुआ है। सर, 2006 में 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी था, और उसका इनकम कितना था मैं बता दो आंकड़ा सर, आप कहेंगे 4.9 लाख वक्फ प्रॉपर्टी में टोटल इनकम था 163 करोड़। कौन खाते थे? 163 करोड़। और आपने 2013 में बदलाव करने के बाद आज इनकम कितना बढ़ा है वो भी मैं बता देता हूं। हो गया 166 करोड़। 3 करोड़ बढ़ा है। कैसे मंजूर कर सकता है हम लोग इस महान सदन में बैठ करके? अगर इतना 10 सालों के बाद भी दुनिया का सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का टोटल इनकम जनरेशन 3 करोड़ बढ़ता है, तो ये हम कभी मंजूर नहीं कर सकते अध्यक्ष महोदय। इसलिए उस समय कहा गया था, मैं अभी का नहीं बता रहा हूं, सचर कमेटी समय में भी कहा गया है कि अगर थोड़ा सा एफिशिएंटली मैनेज करता तो 12,000 करोड़ पर ईयर तो उसी समय जनरेट हो जाना चाहिए नॉर्मल मार्केट रेट से। और 12,000 करोड़ अगर वो प्रॉपर्टी से रेवेन्यू जनरेशन करता है, कितना लाखों करोड़ों मुसलमानों को फायदा होगा, आप सोच के देखिए। इसलिए सर, आप लोग भी, मैं अनुरोध करता हूं कि आप लोग भी वक्त के बारे में जानना है तो हमारा वामसी पोर्टल को क्लिक करके आप लोग देखिए। सर,
आज वो 4.9 लाख से बढ़ करके टोटल वक्फ प्रॉपर्टी बन गया है 8.72 लाख हमारा देश में वक्फ प्रॉपर्टी बन गया है। और आप कल्पना कीजिए 8.72 लाख प्रॉपर्टी वक्फ का है, उसको अगर हम सही तरीके से मैनेजमेंट करता तो हमारा मुसलमानों का ही नहीं है देश का तकदीर बदल जाएगा। इतना प्रॉपर्टी हमारे पास। अब समझिए चीज को सर। मैंने अभी कई राज्यों का दौरा किया अध्यक्ष महोदय, मैंने कई राज्यों का दौरा किया। मैं एक एग्जांपल आपको जरूर देना चाहूंगा। मैं बहुत इंप्रेस हो गया जब मैं पिछली बार जम्मू कश्मीर गई। जम्मू कश्मीर में हमारा नई वहां वक्फ बोर्ड का चेयरपर्सन बनी और मैंने पूछा कि आप जब वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनी तो उसमें क्या हालत थी और आज क्या हालत है। उन्होंने बोला कि सर जब उन्होंने पदभार संभाली तो उसमें कोई इनकम का, कोई व्यवस्था का, रिकॉर्ड का ठीक ठाक कुछ भी नहीं था। और उन्होंने आने के बाद 40 करोड़ रेवेन्यू इनकम उन्होंने जनरेट करना शुरू किया, मुझे बताया। और उसके वजह से वह काफी अच्छा काम कर रहा है। मैं हजरत बल श्राइन भी गए और वहां भी मरम्मत चल रहे हैं। इतना पुराना श्राइन है, दुनिया के लोग आते हैं, बहुत खूबसूरत से उसका सारा आसपास का ब्यूटिफिकेशन का काम भी चल रहा है। अगर अच्छा काम करेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा तो सबका फायदा होगा सर। इसलिए सर आप लोग आज बिल को समर्थन करने के बाद मेरे ऑफिस में आइए, 1 साल के अंदर में इसका ट्रांसफॉर्मेशनल इंपैक्ट क्या होता है मैं ही आप लोगों को बता दूंगा। वक्फ की संपत्ति निजी संपत्ति नहीं होती। वक्फ की संपत्ति का रजिस्ट्रेशन जरूरी है। वक्फ का सही इस्तेमाल होता तो देश बदल जाता। नए बिल का नाम उम्मीद हो गया। वक्फ से होने वाली आय इतनी कम क्यों? ये कानून किसी के प्रॉपर्टी को हड़पने का नहीं। इस विधेयक का विरोध करने वालों के दिल में भी बदलाव आएगा। देश के मुसलमान बिल के समर्थन में है। विवादित संपत्तियों में अदालत का फैसला अंतिम। दुनिया में सबसे ज्यादा वक्फ प्रॉपर्टी भारत में है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में वक्फ बिल पर बहस के दौरान कांग्रेस को आड़े हाथों लिया। अमित शाह ने कहा कि विपक्ष से आग्रह था कि संयुक्त संसदीय समिति बनाई जाए। हमारे पास कांग्रेस जैसी समिति नहीं है, हमारे पास लोकतांत्रिक समिति है जो विचार विमर्श करती है। कांग्रेस के जमाने में समिति होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी समिति चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार विमर्श करती है और बदलाव करती है। अगर बदलाव स्वीकार नहीं किए जाने हैं तो समिति का क्या ही मतलब है। मंत्री जी बोलेंगे। माननीय सदस्य ने जो पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाया है, मैं इसके हार्द को सदन के सामने रखना चाहता हूं। भारत सरकार की कैबिनेट ने इस बारे में एक बिल अप्रूव कर सदन के सामने रखा। आपके द्वारा ये बिल जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को दिया गया, जिसका विपक्ष का भी बड़ा आग्रह था। कमेटी ने इस पर सुविचारित रूप से अपना मत प्रकट किया। वो जो मत प्रकट हुआ, वो मत फिर से कैबिनेट के सामने गया। कमेटी के जो सुझाव थे, ये भारत सरकार की कैबिनेट ने स्वीकार किए और अमेंडमेंट के रूप में किरण रिजिजू जी लेकर आए। ये तभी होता है जब ये ऑफिशियल अमेंडमेंट कैबिनेट की अनुमोदन के बगैर आता है। मान्यवर, मैं नहीं मानता इसमें कोई पॉइंट ऑफ ऑर्डर है और आपका ही आग्रह था कि कमिटी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमिटी बने। अगर कमिटी ने कोई बदलाव ही नहीं करने हैं तो ये कांग्रेस जैसी कमिटियां नहीं है, हमारी लोकतांत्रिक कमिटी है मान्यवर, जो दिमाग चलाती है। कांग्रेस के जमाने में कमिटियां होती थी जो थप्पा लगाती थी। हमारी कमिटी चर्चा करती है, चर्चा के आधार पर विचार करती है और परिवर्तन करती है। अगर परिवर्तन को स्वीकार ही नहीं करना है तो कमिटी काहे को लिए है भाई?
सदन में केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने ये बिल पेश कर दिया है, लेकिन इस बिल को लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने सदन में इस बिल को लेकर कांग्रेस को भी घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए और आप बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। रोजगार डेवलपर्स की ओर से आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वही जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल करें 9897054026 पर या 8433207910 पर। रोजगार डेवलपर्स, अ यूनिट ऑफ रोजगार डेवलपर्स एंड प्राइवेट लिमिटेड। घर वहीं जहां हो आपका भरोसा। पिछले 15 सालों से आपके सपनों का घर हमारी प्रतिबद्धता। रोजगार डेवलपर्स का पता है शिमला बाईपास रोड, गणेशपुर, देहरादून। रोजगार डेवलपर्स से संपर्क करने के लिए अभी डायल कीजिए 9897054026 पर या 8433207910 पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं वक्फ बिल संशोधन की, जो सदन में पेश हो चुका है, जिसको लेकर विपक्ष लगातार हमलावर है। जहां अखिलेश यादव, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे सरकार को घेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, तो वहीं सरकार भी अपना पक्ष रखते हुए और इस बिल को लेकर सारी बातें सदन में सामने रख रही है। देखिए, लोकसभा में वक्फ बिल की बहस के दौरान सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कटाक्ष किया और कहा कि जब भी बीजेपी कोई नया विधेयक लाती है तो अपनी विफलता को छुपाती है। बीजेपी मुस्लिम भाइयों की जमीन की पहचान करने की बात कर रही है। अध्यक्ष महोदय, भाजपा जब भी कोई नया बिल लाती है तो वो अपनी नाकामी छुपाती है। भाजपा वाले मुसलमान भाइयों की वक्फ की जमीन चिन्हित करने की बात कर रहे हैं, जिससे महाकुंभ में जो हिंदू मारे गए हैं या खो गए हैं उनको चिन्हित करने की बात पर पर्दा पड़ जाए। अध्यक्ष महोदय, मुझे खुशी इस बात की कि हमारा धर्म अध्यक्ष महोदय नहीं कुछ कहना चाहते हैं नहीं प्लीज, उनको अलाउ नहीं किया। अध्यक्ष महोदय, कुंभ में आस्था सबकी है, कोई ऐसा नहीं जिसकी आस्था ना हो। और कुंभ कोई पहली बार नहीं हो रहा था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ऐसा प्रचार किया कि 144 वर्षों के बाद पहली बार महाकुंभ होने जा रहा है और लोग निकल पड़े। सरकार ने कहा कि हमारी तैयारी 100 करोड़ की है। आप कहते टेक्नोलॉजी का हम इस्तेमाल करेंगे, जमीनों को हम मैपिंग कर करके डेटा एंड रिकॉर्ड ठीक करेंगे। अध्यक्ष महोदय, ये बताएं कि वो 30 लोग कौन थे, उनके नाम क्या थे जिनकी जान चली गई। न केवल जान जाने वालों की, बल्कि अध्यक्ष महोदय ये सरकार बताए कि जो लगभग 1000 हिंदू खो गए हैं, जो अभी तक नहीं मिले, जो अभी तक नहीं खोज पाए हैं, वो 1000 हिंदू की सूची कहां है? और फिर धर्म कारोबार की बात है, जो ये लोग गोली। अध्यक्ष महोदय, मैं कार सेवक वाली बात इसलिए नहीं छेड़ना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, ये शायद माननीय सदस्य जानते नहीं कुछ सच्चाई नहीं जानते। अध्यक्ष महोदय, ये संविधान की वजह से, संविधान को बचाने के लिए, हिंदू एकता को बचाने के लिए कुछ फैसले लिए गए, लेकिन एफआईआर हम लोगों पे नहीं लिखी गई थी। एफआईआर उन पे लिखी गई थी
जो बेचारे तैयार हो गए थे सुबह, लेकिन पता नहीं कहां से फोन आया था, कहा था कि अब तैयार तो हो गए हो लेकिन आप शिलान्यास में नहीं आ सकते। इसलिए बात को इधर से उधर नहीं में ले जाना चाहता। अखिलेश जी जरा वक्त पे भी आ जाओ। अच्छा, वक्त पे आ रहा हूं। नहीं, वक्त पे अध्यक्ष इसलिए आ रहा हूं क्योंकि वक्त समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। और ये अध्यक्ष महोदय जब ये कह रहे हैं कि इससे कारोबार होगा, अध्यक्ष महोदय धर्म की चीजों से कारोबार नहीं हो सकता। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कारोबार होगा। वो 30 की गिनती में उलझे हुए हैं, जैसे 30 मार खाए वो। उनसे पूछा कि जान कितनी गई, वो 30। उनसे पूछा कि कारोबार कितने का होगा, 30 गुणा 10,000 करोड़। सोचिए, कुंभ हमारा क्या कारोबार की जगह है? और फिर उसका कौन नापेगा, कैसे नालाएगा? और फिर हमारे माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि जमीन, चाहे वो रेलवे की हो, चाहे वो डिफेंस की हो, वो भारत की जमीन है। मैं भी स्वीकार करता हूं कि रेलवे की जमीन भी भारत की है, डिफेंस की भी जमीन भारत की है। क्या डिफेंस की जमीन नहीं बेची जा रही मंत्री जी? अध्यक्ष महोदय, क्या रेलवे की जमीनें नहीं बेची जा रही हैं? अध्यक्ष महोदय, केवल यहां तक नहीं, कितना हस्तक्षेप होता है। वक्फ भी भारत के, इसीलिए तो कहीं ना कहीं वक्फ की जमीन से, अध्यक्ष महोदय माननीय मंत्री जी बताएं, और मुझे उम्मीद है कि जब जवाब देंगे तो बताएंगे कि वक्फ की जमीन से बड़ा मुद्दा वो जमीन है जिस पर चीन ने अपने गांव बसा लिए हैं, लेकिन कोई बाहरी खतरे पर सवाल बवाल न करे, इसलिए ये बिल लाया जा रहा है। और माननीय मंत्री जहां से आते हैं, जिस प्रदेश से आते हैं, कम से कम ये तो बताएंगे कि वहां कितने चीन ने गांव बसा लिए, घर बन गए। अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार गारंटी दे कि वक्फ की जमीन कभी भी किसी भी पैतरेबाजी से किसी और मकसद के लिए किसी और को नहीं दी जाएगी। वक्फ की वर्तमान व्यवस्था में चाहे 5 साल के धर्म पालन की पाबंदी की बात हो, या कलेक्टर से सर्वेक्षण के हस्तक्षेप की बात हो, या वक्फ परिषद या बोर्ड में बाहरियों को शामिल करने की बात हो, इन सब का उद्देश्य मुस्लिम भाइयों के सार्वजनिक अधिकार को छीनकर उनके महत्व और नियंत्रण को कम करना है। एक तरफ जहां विपक्ष और पक्ष वक्फ बिल को लेकर आमने सामने आ गए हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ये बिल कब आया था और इस बिल में कौन से नए प्रावधान किए गए हैं? पहले ये जानिए। देश में पहली बार 1954 में वक्फ अधिनियम लाया गया था। 1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 के नाम से कानून बनाया। इस बिल का उद्देश्य वक्फ की जमीनों पर नियंत्रण रखना और उनका गलत इस्तेमाल रोकना था। 1955 में यानी कानून लागू होने के 1 साल बाद इस कानून में संशोधन किया गया। संशोधन कर हर राज्यों में वक्फ बोर्ड बनाए जाने की बात कही गई। वक्फ संपत्तियों के मामले में राज्य सरकार की भूमिका बनी रहेगी। नए बिल के अनुसार जमीन पर दावा करने वाला ट्रिब्यूनल के अलावा रेवेन्यू कोर्ट, सिविल कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकेगा। वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों को एंट्री मिलेगी। जब तक किसी ने वक्फ को दान में जमीन नहीं दी हो, उस पर भले ही मस्जिद बनी हो, पर वक्फ की संपत्ति नहीं होगी। वक्फ परिषद में पदेन सदस्यों के अलावा 2 सदस्य गैर मुस्लिम भी होंगे। लोकसभा में वक्फ संशोधन पेश होने के बाद सियासत शुरू हो चुकी है। जहां एक तरफ विपक्ष सरकार के इस बिल को गलत बताते हुए विरोध कर रहा है, तो वहीं पक्ष के नेता भी इस बिल के समर्थन में सरकार का साथ देते हुए और विपक्ष के सवालों का करारा जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं।
सकते हैं। इससे पहले भी कई बार 2013 तक इसमें संशोधन होते रहे, तब तो किसी ने इस तरीके से भ्रम फैलाने का प्रयास नहीं किया। आज जिस तरीके से भ्रम फैलाया जा रहा है कि ये मुसलमान विरोधी है, असंवैधानिक है, सोचिए भारत की संसद में ये लोग कह रहे हैं कि कोई असंवैधानिक चीज आ सकती है। इतनी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद ये सिर्फ झूठ बोल बोलकर एक परसेप्शन बनाने का जो ये लोग प्रयास करते हैं, जो संशोधन हुआ है वो इसको और मजबूत करने की सोच के साथ किया गया। इस कमेटी में हर दल के सदस्य बैठे थे, मेरी पार्टी के सदस्य इसमें मौजूद थे, अरुण भारती जी। इसमें जो बदलाव किए गए हैं इस सोच के साथ किए गए हैं कि कैसे इसको और शक्तियां प्रदान की जाए और ऐसे लोग जिनके साथ संभवतः अन्याय हो रहा है कैसे उनको न्याय दिलाया जाए। आज अगर इससे किसी को तकलीफ है या होनी चाहिए, ये वही लोग हैं जो इसमें भ्रष्टाचार करते हैं, ये वही लोग हैं जो गरीब मुसलमानों से उनका हक छीनते हैं या उनको हक नहीं देते, या जो महिला मुसलमानों को आगे आने से रोकते हैं। उन लोगों को जरूर इन संशोधनों से तकलीफ होगी। आज की तारीख में जो सकारात्मक संशोधन किए गए, भाई शुरू में हम लोगों को भी इश्यूज थे, कमेटी में हम लोगों ने भी अपनी बातों को रखा, पार्टी की तरफ से सुझाव दिए गए, पार्टी की तरफ से जहां पे जरूरी बदलावों की जरूरत महसूस हुई उसको हम लोगों ने किया। विटनेसेस के तौर पे कितने ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जिनको हम लोगों ने खुद बुलाया, वहां पे उनकी बातों को रखा और जितनी जायज बातें हैं उनको हम लोगों ने स्वीकारने तक का काम किया। पर दिक्कत यह है कि विपक्ष जो भ्रम फैलाने का प्रयास करता है वो चाहते ही नहीं कि गरीब मुसलमान, जिसमें पसमंदा हो, अंसारी हो या महिला मुसलमान हो, जो लोग आगे आना चाहते हैं उनको ये लोग आगे आने से रोकते हैं। इससे पहले भी सीए के वक्त क्या हुआ था, यही भ्रम फैलाया गया था ना, देश भर में एक आगजनी का माहौल खड़ा कर दिया था। ये पुरानी संसद में मैंने खुद लोकसभा में खड़े होकर मैंने कहा था कि समय बताएगा आने वाले समय में कि भैया कौन से मुसलमान की नागरिकता छीन ली गई। एक नागरिकता देने वाले कानून को नागरिकता छीनने वाला कानून बताकर इन्होंने देश भर में आगजनी का माहौल बना के रखा। विपक्ष ने मुसलमानों के बीच इन्होंने भ्रम फैलाने का काम किया, आज फिर से वही चीजें कर रहे हैं। ये बात ये लोग समझ लें भैया, लोक जनशक्ति पार्टी में अपनी बात मैं कर रहा हूं और मैं व्यक्तिगत तौर पे भी अपनी बात करूं, मैं रामविलास पासवान का बेटा हूं। उन्होंने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया 2005 में कि एक मुसलमान मुख्यमंत्री बने। उस वक्त क्यों नहीं विपक्ष का कोई सामने आया? आज राजद के नेताओं को इतनी चिंता हो रही है, कांग्रेस के नेताओं को इतनी चिंता हो रही है, क्यों नहीं उस वक्त 2005 में बिहार में इन्होंने पहला मुस्लिम मुख्यमंत्री दे दिया? मेरे नेता ने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया। जिसके पिता ने अपनी पार्टी को खत्म कर दिया, मुसलमानों के लिए उस पे तो उंगली उठाई जाती है, उससे नाराजगी भी जताई जाती है। आदर्श मदनी साहब, ये तमाम तरीके के जो ऐसे लोग हैं, ये लोग मुझसे नाराजगी जता रहे हैं, पर संरक्षण किसका कर रहे हैं? जिनके बारे में 2006 सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों के हालात क्या हैं देश में। कौन था 2006 से पहले? कांग्रेस समर्थित सरकार है केंद्र में। बिहार में कौन था? राजद की सरकार थी निरंतरता में 15 साल तक, 90 के दशक से लेकर 2005 तक। तो मुसलमानों के हालात खराब किए तो किसने किए? इन लोगों ने किए कि हम लोगों ने किए? और आज आप हमसे सवाल उठा रहे हैं, हमसे नाराजगी। जो विपक्ष आपको भ्रमित कर रहा है, जो आगजनी का माहौल बना रहा है, सीए को लेकर देश भर को इन्होंने जलाने का काम किया, किसकी नागरिकता छीन ली गई, आज वही भ्रम फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो लोग चाहते नहीं है कि जो कमजोर मुसलमान है, जो गरीब मुसलमान है या महिला मुसलमान है, उनको आप आगे आने दें। अपना आधिपत्य जता के रखना चाहते हैं कुछ मुसलमान ऐसे जो कि चाहते ही नहीं। आज मुझे बताइए, क्या वक्फ बोर्ड में जो संपत्ति के ऊपर जितने भी डिस्प्यूट चल रहे हैं, क्या वो डिस्प्यूट कोई हिंदू और उसके बीच में चल रहा है? उसमें मुसलमान भी शामिल है भैया, वक्फ और मुसलमानों की संपत्ति के बीच में चल रहा है। ऐसे गरीब मुसलमान जिनकी संपत्ति को जबरन हथिया लिया गया है, वो कहां जाएंगे? उसमें तो क्लॉज में यहां तक भी कहा गया है कि सीमित विषयों के ऊपर मामला कोर्ट में जा सकता है। क्यों सीमित विषयों पर? अगर वो गरीब मुसलमान है, क्या वो कोर्ट में नहीं जा सकता? क्या वो अपने हक की लड़ाई नहीं लड़ सकता? तो ये लोग सिर्फ बंटवारे की राजनीति करके भ्रमित करने का कार्य कर रहे हैं। हकीकत में जो संशोधन हुए हैं, सकारात्मक संशोधन हुए हैं, पारदर्शिता लाने की सोच के साथ ये संशोधन किए गए हैं। मौजूदा स्वरूप में, जिसमें सुझाव लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के द्वारा भी दिया गया था, मौजूदा स्वरूप में जिस तरीके से संशोधनों के साथ इस विधेयक को लाया गया, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसका समर्थन करती है। सारे कंडीशंस को रिजॉल्व किया गया है। ये अब सदन के पटल पे किया जाएगा, वहां पे रखा जाएगा। बट मोस्ट ऑफ द सजेशन दैट वाज गिवन बाय माय पार्टी इज बीन एक्सेप्टेड। जो हमारे कंडीशंस थे उनको भी रिजॉल्व किया गया है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास इसका समर्थन करेगी। मुझे लगता है कि विपक्षी दलों का आरोप है, विपक्षी दलों का कहना है कि भाई ये बिल संविधानिक है, लेकिन उनको ये मालूम नहीं है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी ने संविधान लिखा है। उस संविधान में सरकार को पार्लियामेंट में ऐसे बिल लाने का अधिकार है और पार्लियामेंट को बिल को पास करने का अधिकार है। नए कानून बनाने की जिम्मेदारी पार्लियामेंट पर सौंप दी है। और जब जब मतलब इसी तरह का कोई विषय आता है तब सरकार मतलब
नया बिल भी लाती है, कानून बनाती है या पुराने कानून में अमेंडमेंट करती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि ये बिल की राजनीति हो रही है। ये बिल मुसलमानों के फायदे का बिल है। ये बिल के माध्यम से मुझे लगता है कि वक्फ बोर्ड जो होता है, वक्फ बोर्ड की पूरी प्रॉपर्टी कुछ लोगों के हाथ में होती थी, उसका फायदा आम मुसलमानों को बिल्कुल नहीं होता था। इसीलिए आम मुसलमानों के फायदे का बिल है। अपोजिशन को इसमें कोई अमेंडमेंट करने की, सुझाव करने का अधिकार है और सरकार मतलब इस बिल को इसलिए पास कर रही है कि गरीब मुसलमानों का फायदा हो, और इसीलिए अब विपक्षी दलों ने राजनीति नहीं करनी चाहिए और मुस्लिम समाज ने भी ये बिल अब उनके विरोध में ऐसा नहीं सोचना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी की सरकार मुसलमानों को ज्यादा फायदा देना चाहती है। कल ही शाहनवाज हुसैन ने मतलब ईद मिलन की पार्टी भी रखी थी, उसमें कई मंत्री भी आए थे और भारतीय जनता पार्टी का जो माइनॉरिटी मोर्चा है ये भी मतलब हमेशा बीजेपी के साथ है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि हम लोग मुसलमानों के विरोध में नहीं है। 10% आरक्षण का फायदा मुसलमानों को होता है। जनधन योजना हो, उज्ज्वला योजना हो, मुद्रा योजना हो, आयुष्मान भारत योजना हो, ये सभी योजनाओं में मुस्लिम समाज को भी फायदा होता है। तो इसीलिए हम मुसलमान के विरोध में नहीं है और इसीलिए ये बिल मतलब दोनों सभागृह में पास हो जाएगा और आम मुसलमानों का इसमें बहुत। लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश होने के बाद विपक्ष ने सरकार पर कई सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं। इतना ही नहीं, विपक्ष ने लोकसभा में बिल पेश होने के दौरान जमकर हंगामा भी किया था। सरकार पर सपा, कांग्रेस और इंडिया गठबंधन की अन्य पार्टियों ने मुसलमानों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश भी की। हमें अफसोस है, ये ज़मीन सरकार की तो है नहीं। ये ज़मीन तो अपने बुजुर्गों ने अल्लाह के नाम पर वक्फ किया हुआ है, मस्जिद के लिए, दरगाहों के लिए, यतीम खानों के लिए। और ये ज़मीन बहुत अच्छी खासी तकरीबन 9 लाख एकड़ ज़मीन है। और जो सरकार बैठी हुई है ना, वो सरकार मुसलमानों के हित में तो कोई काम करेगी नहीं, कभी सोच भी नहीं सकते आप। इन लोगों ने CA NRC लाया, मुसलमानों का सर्टिफिकेट चेक करेंगे, कहीं भी नाम में स्पेलिंग गलती हुई तो उसको मानेंगे नहीं, उनको जो है निकाल देंगे यहाँ से। ये इनकी प्लानिंग थी। उसके बाद इन लोगों ने जो है पर्सनल लॉ, जो हमारा शरीयत में, जो हमें कुरान शरीफ में बताया गया उस पर जायदाद का बंटवारा, इनसे चीज़ें उसके अंदर अमेंडमेंट करना चाहते हैं। इन्होंने हज की सब्सिडी बंद कर दिया। इन्होंने गाय बैल के नाम पर पूरे देश में, आप जाइए नॉर्थ ईस्ट में पूरी जगह कट रहा है। इसी देश में आप गाय की पूजा की जाती है, गाय को आप मानते हैं, भगवान मानते हैं या उसकी बहुत रिस्पेक्ट है, तो फिर गाय इसी देश में क्यों? प्रधानमंत्री तो पूरे देश के हैं, कट रही वहाँ पर। लेकिन जहाँ मुसलमान ज़्यादा हैं वहाँ मुसलमानों को तकलीफ देने के लिए अब आप देख रहे हैं हर मस्जिद के नीचे उनको मंदिर नज़र आ रहा है। हर सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते, सड़क पर हर काम हो सकता है। मंदिर भर जाएगी तो बाहर लोग आते हैं, ये बड़े बड़े पुजारियों ने कहा है। लेकिन मस्जिद भर जाएगी तो बाहर आप नहीं आ सकते, आप अपनी छत पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। तो इस तरह की चीज़ें जो हो रही हैं ना, दरगाहें तोड़ देंगे। तो जो इस तरह की चीज़ें हो रही हैं ना, इस सरकार से यही उम्मीद है कि ये एक और नई चीज़ लाएंगे और मुसलमानों की प्रॉपर्टी पर कब्जा कर लेंगे। आपको पता है कि इन्होंने इस सरकार ने नई क्या चीज़ बनाई था, बताइए मुझे आप। हाँ, पुरानी चीज़ें, एयर इंडिया बेच दिया इन्होंने, एयरपोर्ट बेच दिया, सी पोर्ट बेच दिया, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज बेच दिया। तो ये इनकी नीयत अब जो है वक्फ की ज़मीनों पर है। हमें डर है इस बात का कि ये ज़मीनें हमारी मस्जिदें बंद करा देंगे, हमारे दरगाहों को तोड़वा देंगे। इसलिए हम लोग इस बिल का पूरी तरह से अपोज कर रहे हैं। पास होना तो हो जाए, ठीक है, उनका मेजॉरिटी है, लेकिन हम खुले दिल से इसका अपोज ही करेंगे। बाकी पार्टियों से आप क्या कहना चाहोगे? मैं तमाम पार्टियों से निवेदन करना चाहता हूँ कि देखिए, ये हमारा मुल्क है, हमें जीने दीजिए, हमें इज्जत से रहने दीजिए। 1947 को अगर ये तय कर लिया होता है इस देश के नेताओं ने कि मुसलमानों को इस देश में ऐसी परेशान किया जाएगा और मेजॉरिटी के बेस पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला किया जाएगा, हम तो हमेशा माइनॉरिटी में रहने वाले हैं। तो अब ये इस तरह की चीज़ें अगर हैं तो कम से कम इंसाफ होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब का संविधान हमारे साथ लागू होना चाहिए और तमाम लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप इस बिल का अपोज कीजिए। अगर ये बिल पास हो जाता है तो आप करेंगे, क्या कहना चाहोगे? देखिए, बिल अगर पास हो जाता है तो मैं अकेला कोई फैसला तो करूँगा नहीं। ये फैसला करेंगे हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी, जमीयत उलमा, जितनी देश में जमातें हैं, ये सर जोड़ के बैठेंगी। फिर जो भी हुक्म होगा, आंदोलन करना है, जेल भरो आंदोलन करना है, क्या करना है करेंगे। लेकिन पहले उम्मीद रखता हूँ मैं कि ये बिल पास इंशाल्लाह नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए बार बार इसी तरह के बिल लाती है।
और देश में प्रदेश में इसी तरह की चर्चा को छेड़ते हैं। आपने पूरे देश ने देखा है संभल में एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स क्या कर रहे थे। उत्तर प्रदेश में जब चुनाव हुआ तो अधिकारी गणों का रोल क्या था। पुलिस खुद वोट डाल रही थी। बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार, कोई सोच सकता है कि एक IAS अधिकारी पे ये आरोप लगे कि आपके बैठे हुए कुछ पैसे का लेन देन हुआ है, करप्शन के चार्जेस लगे। 50 करोड़ रुपए आपने टीवी में, विजुअल में, खबरों में देखे हैं और उत्तराखंड में भी पैसे पकड़े गए। गंगा सफाई नहीं हुई, यमुना साफ नहीं हुई, मेडिकल कॉलेजेस की हालत क्या है। इन सब नाकामियों को छिपाने के लिए बार बार भारतीय जनता पार्टी इस तरह के काम करती है, बिल लाती है। नाकामी का पर्दा इस बार वक्फ बिल है। नाकामी का पर्दा नहीं, देखिए, ये मुसलमानों के खिलाफ पिछले 10-11 साल से जो बीजेपी ने एक कार्रवाई शुरू की है, उसी का हिस्सा है। पहले तो लिंच करते थे, मस्जिदों को तोड़ते हैं, कहीं इनकी दुकानें बंद करवा देते हैं। तो अब ये वक्फ बोर्ड की जो बिल लाके जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं तो उस पर कब्जा करना चाहते हैं। जो हमारे कब्रिस्तान है, हमारी जमीनें हैं जो लोगों ने वक्फ की है अल्लाह ताला की राह में, तो ये मुझे लगता है ये मुसलमान को वो क्या करेंगे, वो तो बर्दाश्त करते आए हैं पिछले 10-11 साल से। मगर मैं समझती हूँ हमारे मुल्क के जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको सोचना चाहिए कि हमारा मुल्क हिंदुस्तान पूरी दुनिया में भाईचारे की वजह से जाना जाता था, गंगा जमुना तहजीब की वजह से जाना जाता था, एक जमहूरी निजाम की वजह से जाना। यहाँ आईन की पासदारी, संविधान को लोग फॉलो करते थे। आज सारा कचरे में फेंका जा रहा है। और आज हमारा मुल्क जो एक आदर्श मुल्क होता था, जिसको लोग देख के बोलते थे कितना खूबसूरत है, आज हमारा मुल्क जो म्यांमार है, जहां वो माइनॉरिटीज को, मुसलमानों के साथ जुल्म करते हैं, उनको निकालते हैं, बिल्कुल उसी राह पे बीजेपी चल रही है। ये भूल जाते हैं कि आज बीजेपी की सरकार है, कल इनकी सरकार नहीं होगी। यहाँ कांग्रेस ने 1947 से 50-60 साल राज किया और उन्होंने इस मुल्क को संजो के रखा, इकट्ठा रखा। यहाँ की जो हिंदुओं की आबादी है इस मुल्क की, उन्होंने इस मुल्क को इकट्ठा रखा मुसलमानों के साथ मिलकर। आज ये जब चले जाएंगे तो मुल्क बर्बाद हो गया होगा। जिस तरह ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान में एक हंसते बसते मुल्क को तबाही के दाने पे लाके खड़ा है, अभी भी पाकिस्तान संभल नहीं रहा है। तो इस वक्त जो बीजेपी सरकार कर रही है वो बिल्कुल ऐसा ही कर रही है। मुसलमानों का हक मार रही है, मुसलमानों के ऊपर जुल्म कर रही है, मुसलमानों को डिसएम्पावर कर रही है। इसका नतीजा जो है आने वाले वक्त में पूरे मुल्क को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि एक मुसलमान और हिंदू ये एक दूसरे की कड़ी हैं, ये एक दूसरे को इकट्ठा रखते हैं, इस मुल्क को हिंदुस्तान बनाते हैं। और मैं ये भी साथ में कहना चाहती हूँ कि जिस तरह से पूरे मुल्क के लोग, अभी हम कश्मीरियों को ताना देते हैं कि आपने कश्मीरी पंडितों का ख्याल नहीं रखा, आपने उनको वहां से निकाल दिया, और हमें अफसोस है, हमें शर्मिंदगी भी होती है। तो कहीं हमारे मुल्क के हिंदुओं को भी एक वक्त में शर्मिंदगी ना हो कि हमने मुसलमानों के साथ जब जुल्म हो रहा था तो हम तमाशा देख रहे थे। तो मुझे लगता है कि हिंदू लोगों को सामने आके ये जो बीजेपी की जो कारकर्दगी, ये जो मुसलमानों के खिलाफ खड़े हो गए हैं, इसको रोक लगानी चाहिए। को रखकर जो सत्ता पक्ष है, वो जो मूल हमारे जो मुद्दे हैं आज, जहां गरीबी लगातार देश में बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, उससे ध्यान भटकाने की ये बात हो रही है। और जहां यह डेफिनेटली विपक्ष में फॉर नहीं है मुस्लिम्स के लिए, वहीं आम जनता को इस बिल से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। और जो यह नियत से जो ये बिल लाया जा रहा है, जहां ज़मीनें इन्वॉल्व होती हैं, हम सभी जानते हैं वक्फ बोर्ड में, तो कहीं ना कहीं इन ज़मीनों को लेके जो यह एक तरह से साजिश रची जा रही है, और इसमें गरीबों को कुछ नहीं मिलेगा, और सत्ता पक्ष के जो बिजनेसमैन हैं, जो कॉरपोरेट्स हैं, उन्हीं को लाभ पहुंचाने के लिए यह बिल लाया जा रहा है। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये देश जितना हिंदुओं का है उतना ही मुसलमान समुदाय का भी है। तो वहीं कांग्रेस नेता गौरव गोगोई ने कहा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये बिल अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने बनाया कि किसी और विभाग ने बनाया है? ये बिल कहां से आया है? थे उनको भारत लाया गया,
उसका कोई असर हिंदुस्तान के मुसलमानों पर नहीं था, फिर भी तूफान खड़ा किया गया और आज फिर खड़ा करने की कोशिश की जा रही है सर। अच्छा जरा आप शांत। अरे धर्मेंद्र जी कभी तो हमको सुन लिया कीजिए, अखिलेश जी सुनते हैं, आप नहीं सुनते, यही समस्या है। सुनिए सर, इससे जुड़ा एक और बड़ा सवाल है सर, और वो सवाल मैं उठाना चाहता हूं। मुस्लिम जमात इस देश के लोग हैं, जितना हिंदुओं का उतना आपका है, कोई शक नहीं है, लेकिन मुस्लिम जमात के आदर्श कौन होंगे? क्या मुस्लिम जमात के आदर्श वोटों की दलाली करने वाले, सौदागरी करने वाले होंगे? अगर ये है तो ये देश को स्वीकार नहीं होगा। हम बहुत विनम्रता से कहना चाहते हैं, मुस्लिम समाज के आदर्श होंगे मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर APJ कलाम, अब्दुल हमीद, अशफाकुल्ला खान, रसखान, कबीर, मलिक मोहम्मद जायसी। जब मोहम्मद शमी फास्ट बॉलिंग करके आउट करता है, पूरा देश ताली बजाता है। और जब सानिया मिर्जा टेनिस में भारत का नाम ऊंचा करती है, हम सभी खुश होते हैं। ये तय करना पड़ेगा। हमें लगा था कि 25-30 साल के बाद वोटों की सौदागरी कुछ बंद होगी, लेकिन अभी तक बंद नहीं है। कभी तो आप लोग निकलिए उससे बाहर। ये देश बदल रहा है और उनकी संख्या देख रहे हैं। कांग्रेस कहां थी, कहां चली आई? अखिलेश जी देखिए आप। और सर एक बात और मैं आज बताना जरूरी है सदन के स्मृति के लिए, राजीव गांधी को 400 सीट मिली, शाहबानों में वो इन लोगों के सामने झुके। उसके बाद आज तक कांग्रेस को बहुमत नहीं मिला। याद करिए आप, देश की हवा कहां बह रही है, समझिए अखिलेश बाबू। समझा कि नया एक बिल लाने की जरूरत है। मैं तो बस इतना ही पूछना चाहूंगा कि ये बिल मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बनाया या किसी और दूसरे विभाग ने बनाया? कहां से आया ये बिल? कहां से आया सर? ये बात करते हैं कि ये संविधान के पक्ष में है। किस प्रकार से ये संविधान के विरोध में है सर, मैं बताना चाहूं। आर्टिकल इसका जो क्लॉज 3RA है और 3R1 है। इसका 3RA क्या है सर? 3RA ये कहता है, एनी पर्सन शोइंग और डेमोन्स्ट्रेटिंग दैट ही इज प्रैक्टिसिंग इस्लाम। देखिए सर, आज देश में अल्पसंख्यकों की ऐसी दशा हो गई कि आज सरकार को अपना धर्म का सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कितनी दुख की बात है कि भारत एक सनातन धर्म का एक देश, 7000 पुराना, उससे भी पुराना ये देश, जिसमें हर धर्म और हर संस्कृति, हर परंपरा को हम सम्मान करते हैं। आज सरकार को ये हमें सर्टिफिकेट देना पड़ेगा कि हम किस धर्म को हम विश्वास रखते हैं। क्या ये दूसरे धर्मों से इस प्रकार का सर्टिफिकेट मांगेंगे कि आपका 5 साल हुआ या नहीं हुआ? ये सिर्फ इसी बिल में क्यों? ये संविधान के विरोध में नहीं है? ये आर्टिकल 26 के विरोध में नहीं है? सरकार क्यों धर्म के इस मामले में दखलंदाजी कर रही है कि आप इस धर्म का आप विश्वास करते हो कि नहीं हो, उसका पहले मुझे सर्टिफिकेट दो? ये किस प्रकार का न्याय बना रहे हैं? ये किस प्रकार का कानून हम बना रहे हैं? 3R1 क्या कहता है सर? इनका 3R1 जो आज इन्होंने हटा ही दिया है, (3R1) कहता है, a waqf by user, but such waqf shall not cease to be a waqf by reason only of the user having ceased, irrespective of the period of such cession. ये इसके हटाने की क्या जरूरत थी सर? ये हमारा बार बार विभिन्न जजमेंट के द्वारा ये पूरा वक्फ बाय यूजर और इसके बारे में विभिन्न जजमेंट आए सर। एक जजमेंट पढ़ना चाहूंगा। M. सिद्दीक राम जन्मभूमि
Muslim law does not require an express declaration of a waqf in every case. The dedication resulting in a waqf may also be reasonably inferred from the facts and circumstances of a case or from the conduct of the waqif. तो ये बार बार ये विभिन्न जजमेंट के द्वारा वक्फ और ये जो पूरी इनकी जो परंपरा है, विभिन्न जजमेंट ने ताकत दी और आज यही विभिन्न क्लॉजेस के द्वारा जजमेंट्स को भी और हाईकोर्ट के ताकत को भी ये कमजोर कर रही है। दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक पर दिल्ली राज्य हज समिति की अध्यक्ष कौसर जहां ने कहा, पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही की दिशा में सरकार का ये एक महत्वपूर्ण कदम है। देखिए, ये पारदर्शिता, निष्पक्षता और जवाबदेही के प्रति सरकार का बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है और ये बहुत जरूरी था, समय की मांग थी। फिलहाल जो स्थिति थी वक्फ बोर्ड्स की, तो उसको मद्देनजर रखते हुए बहुत जरूरी था ये, और मैं बहुत खुश हूं और बहुत अच्छी बात है कि ये हो रहा है। बहुत भी देखा गया, गृह मंत्री अमित शाह ने वक्फ पर तंज करते हुए कहा कि कांग्रेस के जमाने में जेपीसी और कमेटियां गठित होती थी, लेकिन वो सिर्फ ठप्पा लगाने का काम करती थी। लेकिन हमारे समय में जो कमेटी बनी उसने ना सजेशंस लिए बल्कि सुधार भी किया और कई सजेशंस को एक्सेप्ट भी किया है। देखिए, इसका विरोध करने का तो कोई मतलब नहीं है। इसका विरोध तो देखिए वही लोग करेंगे जो बस मजहब के नाम पर अपनी दुकान चलाना चाह रहे हैं और मुसलमान कौम को गुमराह कर रहे हैं। बात करते हुए कहा कि 1970 से दिल्ली में कई संपत्तियों को लेकर वक्फ बताया जा रहा है, जिसमें सीडीओ कॉम्प्लेक्स, संसद भवन समेत 123 संपत्तियां हैं जिन्हें वक्फ बोर्ड अपना बताता है, जिसको लेकर केसेस भी चले। ये प्रधानमंत्री मोदी का समय का कार्यकाल है, जिसमें ना सिर्फ ये बिल आया है बल्कि ये भी स्पष्ट हुआ है कि वक्फ को ऐसी ही कोई संपत्ति नहीं हो जाएगी, उन्हें प्रॉपर्टीज को नोटिफाई करना होगा। देखिए, माननीय मंत्री जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है। आप किसी भी प्रॉपर्टी को किस आधार पर आप वक्फ की प्रॉपर्टी कह सकते हैं? प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, प्रॉपर रिकॉर्ड्स होना चाहिए, तो जो कि अभी नहीं हो रहा है। इसीलिए संशोधन बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है कि वक्फ की संपत्तियों का दुरुपयोग हो रहा है। और वक्फ का जो पूरा कॉन्सेप्ट है कि वक्फ जो है जिसलिए बना है, जो अंडर प्रिविलेज्ड है या फिर जो कमजोर वर्ग है मुसलमान कौम का, उनके फायदे के लिए बना है, उनकी बेहतरी के लिए बना है, उसका फायदा उन तक तो पहुंच नहीं रहा है। कुछ लोगों ने अपना कब्जा कर लिया है और चीजों को अपने हिसाब से चला रहे हैं, तो इसीलिए संशोधन बहुत आवश्यक है। माइनॉरिटी सभा इलेक्शन 2014 की बात करें तो कुछ स्टेप्स जरूर लिए गए थे, लेकिन उसके बाद एक्ट को चेंज किया गया जो अलाउ करता है सिक्स को, हिंदू को, पारसी को और अदर को कि वो अपने धर्म का पालन कर सके और मुस्लिम भी अपने अल्लाह को मान सके और वक्त का अनुसार चल सके। किस तरह से मैं इनको स्टेटमेंट को देखो नहीं था, किसी की बात कोई बाद घुमा समझेगा, जमीन का दर्द कभी आसमान नहीं समझेगा। देखिए, मैं फिर कहूंगी, वक्फ संशोधन विधेयक जो आ रहा है ये जो है किसी का हक ले नहीं रहा है, उल्टा जिनको अपना हक नहीं मिल रहा है उनको हक दिलवाने का काम कर रहा है। क्योंकि फिलहाल जो बेनिफिशियरीज हैं उन तक जो उनका अधिकार है वो नहीं मिल रहा है उनको। तो इस विधेयक के आने के बाद चीजें जो है स्ट्रीमलाइन होंगी, वक्त की संपत्तियों का सही मूल्यांकन होगा और जो उनका सही यूज होना, इस्तेमाल किया जाना चाहिए वो होगा। तो इसलिए मैं फिर कहूंगी ये हक दिलवाने का काम है, लेने का नहीं। इस बिल को लेकर अब विरोध शुरू हो चुका है। दिल्ली में वक्फ संशोधन विधेयक पर AIMPLB के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद कासिम ने कहा कि यह विधेयक भेदभावपूर्ण और सांप्रदायिकता से प्रेरित है। दुख की बात यह है कि जेपीसी में जो विपक्ष के सदस्य थे उनकी बात को माना ही नहीं गया। साथ ही कहा कि इसके खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। हिंदू इंडोमेंट्स हैं या जो सिख इंडोमेंट है, दे आर गेटिंग सेम प्रोविजन, सेम प्रोटेक्शन, व्हाट प्रोटेक्शन इज गिवन टू द वक्फ प्रॉपर्टीज। तो आप अगर हमारे यहाँ तब्दीली कर रहे हैं तो क्या आप ये कहना चाहते हैं कि आप हिंदू इंडोमेंट के अंदर भी तब्दीली करेंगे? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि सिख इंडोमेंट में तब्दीली करेंगे? जब आप वहां नहीं कर रहे हैं, यहां कर रहे हैं, तो इट मीन्स इट इज डिस्क्रिमिनेटरी। तीसरी बात ये कि ये लिमिटेशन का जो कानून है, लिमिटेशन का कानून ये कि किसी प्रॉपर्टी पे कहीं आपने 12 साल तक कब्जा किसी ने कर रखा है
तो वो प्रॉपर्टी को अगर आपने चैलेंज नहीं किया तो वो प्रॉपर्टी जिसने कब्जा किया उसकी हो जाएगी। ये एग्जेम्पशन सिर्फ वक्फ बोर्ड को नहीं हासिल है, वक्फ प्रॉपर्टी को हासिल नहीं है, ये हिंदू एंडोमेंट को भी हासिल है, ये सिख एंडोमेंट को भी हासिल है, ये गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज को भी हासिल है और बहुत सारी और प्रॉपर्टीज को हासिल है। लेकिन आप वक्फ से ये एक्सेप्शन छीन रहे। तो हम ये कहना चाहते हैं कि पार्लियामेंट में जो तमाशा बीजेपी आज कर रही है पेश करके, ये हमारे साथ, हमारे हकूक के साथ, मुसलमानों के हकूक के साथ खिलवाड़ है। ये कम्युनली मोटिवेटेड है, एक कम्युनिटी को मार्जिनलाइज करने की कोशिश है, एक कम्युनिटी से उसकी इबादत गाहें, मस्जिदें, ईदगाहें, कब्रिस्तान, वक्फ के और इदारे ये छीनने की कोशिश है और हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम ये आह्वान करते हैं आपके सामने कि अगर ये बिल मंजूर हुआ, खुदा न खास्ता, हमारा ख्याल है कि हो सकता है कि गुड सेंस विल प्रिवेल एंड the allies, at least allies, will not cooperate with BJP's communal agenda if they want to secure their secular position. तो लेकिन अगर इसके बावजूद भी, in spite of all our objections, if this bill is passed in the parliament, then we make it clear that we will not sit idle. हम जो है देशव्यापी अभियान छेड़ेंगे पूरे देश में, यानी जितने हमारे को लीगल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हासिल हैं, जितने संवैधानिक अधिकार हमको हासिल है, जितने डेमोक्रेटिक अधिकार हमको हासिल है, उसको सामने रखते हुए पूरे देश में देशव्यापी ये पीसफुल एजिटेशन चलाएंगे जब तक के ये अमेंडमेंट्स वापस नहीं लिए जाते। तो हम समझते हैं कि आज पार्लियामेंट में हम ये फिर से एक बार अपील करते हैं आपके माध्यम से तमाम मेंबरान पार्लियामेंट से, तमाम पॉलिटिकल पार्टी से, उन सब लोगों से जो सेकुलर पार्टी होने का दावा करती है कि वो इस कंट्रोवर्शियल, communally motivated, discriminatory or to marginalize Muslim community, they will not support this bill. Now, सेक्रेटरी साहब ने बहुत ब्रीफली आपको समराइज किया। देखिए, हम लोग बहुत साफ तौर पर बात कहना चाहते हैं कि ये बिल जो पार्लियामेंट में आज पेश किया जा रहा है, ये डिस्क्रिमिनेटरी है, ये जो है कम्युनली मोटिवेटेड है और ये जो है मुसलमानों के जो बुनियादी हुकूक हैं दस्तूर में, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में, उससे महरूम करने की कोशिश है। ये बिल बीजेपी के कम्युनल एजेंडे के मुताबिक है और इस पर जेपीसी के जो हवाले किया गया था, जो एतराज़ात, जो आपत्तियां पार्लियामेंट में बिल पेश करते वक्त जताई गई थी, उसको एड्रेस करने के लिए इसे जेपीसी के हवाले किया गया। जेपीसी ने 5-6 महीने तक इस पर बात की। हमने 5 करोड़ ईमेल भेजे और उसको रिजेक्ट किया। हमने दिल्ली में, पटना में और विजयवाड़ा में बहुत बड़े बड़े धरने किए। हमने चंद्रबाबू नायडू से मुलाकात की, हमने नीतीश कुमार जी से मुलाकात की, हमने जेपीसी के तमाम लोगों से मुलाकात की, हमने जेपीसी के अंदर जाकर अपनी बात रखी और तफसील से बताया उनको कि हमारी आपत्ति क्या है। हमें उम्मीद थी कि जेपीसी जो है उन चीजों को एड्रेस करेगी। अफसोस की बात यह है कि जो जेपीसी में अपोजिशन के मेंबर्स थे, उनकी बातों को भी माना नहीं गया और जिन हालत में जेपीसी को बिल सौंपा गया था उससे ज्यादा सख्त बनाकर लाया गया। चंद बातें हम समझते हैं कि साफ होनी चाहिए, इसलिए कि ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि वक्फ की प्रॉपर्टी देश में रेलवे से और मिलिट्री से ज्यादा है। ये बिल्कुल गलत बात है। दूसरी बात ये कि ये बात पैदा की जा रही है कि जहां वक्फ बोर्ड हाथ रख देता है वो प्रॉपर्टी वक्फ की हो जाती है। फिर इसके अंदर एक प्रोविजन ये पैदा किया गया है कि अगर गवर्नमेंट का इशू है, यानी गवर्नमेंट को एक सेक्शन के तौर पर इसमें इंट्रोड्यूस किया गया है। सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकती है, स्टेट गवर्नमेंट भी हो सकती है, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन भी हो सकती है, सेमी ऑटोनोमस बॉडी भी हो सकती है। अगर उनका कोई डिस्प्यूट है तो वो डिस्प्यूट वक्फ बोर्ड नहीं तय करेगा बल्कि कलेक्टर या डीएम तय करेगा। अब आपने ये डीएम को रिप्लेस करके डिजिग्नेटेड ऑफिसर की बात की है। इट मींस गवर्नमेंट का ऑफिसर तय करेगा। तो गवर्नमेंट ऑफिसर डिस्प्यूट किसके हक में तय करेगा, ये बात अच्छी तरह जानते हैं। ट्राइब्यूनल की हैसियत को खत्म कर दिया गया और ये कहा गया कि इसको ये भ्रम पैदा किया जा रहा है कि वक्फ के अंदर कोई चीज जाती है तो उसको कहीं चैलेंज नहीं किया जाता है। बिल्कुल गलत बात है। ट्राइब्यूनल के फैसले को आप हाई कोर्ट पे चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट पे चैलेंज कर सकते हैं। फिर वक्फ बाय यूजर और ट्राइब्यूनल बहुत सारे मौजूद हैं। हाँ जी, और हमारे देश के अंदर बहुत सारे ट्राइब्यूनल मौजूद है। ट्राइब्यूनल कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल पावर नहीं है और ट्राइब्यूनल का भी जो जज होता है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का
सिटिंग या रिटायर्ड जज होता है। तो और इसी तरह से वक्फ बोर्ड का जो कंपोजिशन है या सेंट्रल वक्फ फंड का जो कंपोजिशन है उसको भी बुरी तरह से मुतासिर किया गया। उसमें जो शर्त थी कि जितने लोग भी मेंबर होंगे वो मुसलमान होंगे, वो शर्त हटा दी गई। 2 कंपल्सरी नॉन मुस्लिम होंगे, इसके अलावा बाकी लोग भी नॉन मुस्लिम हो सकते हैं। सीईओ के लिए जो शर्त थी कि मुसलमान होने चाहिए, वो शर्त भी हटा दी गई। तो आप देखिए कि वक्फ बोर्ड को मैनेज किया जा रहा है, सेंट्रल वक्फ काउंसिल को मैनेज किया जा रहा है, वक्फ बाय यूजर के सिलसिले में ये बात आ रही है। और खासतौर से ये जो हमारी सो कॉल्ड बीजेपी के एलाइज हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने जो अमेंडमेंट मूव किए थे वो अमेंडमेंट गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर लिए। व्हाट वेयर द अमेंडमेंट? ये कहा जा रहा है वक्फ बाय यूजर में ये बात गवर्नमेंट ने तस्लीम कर ली है कि अब तक जो प्रॉपर्टी वक्फ बाय यूजर के तौर पर इस्तेमाल होती थी वो एज इट इज रहेगी, अलबत्ता आइंदा वक्फ बाय यूजर का इस्लाह नहीं होगा। लेकिन इसमें एक क्लॉज ये जोड़ दिया गया कि अगर कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूटेड है तो वक्फ बाय यूजर उस पर लागू नहीं होगा। तो डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है जो गवर्नमेंट ने कंट्रोल कर रखी है, जिसको डिस्प्यूटेड बना दिया गया है। उसका फैसला अब ट्रिब्यूनल से नहीं होगा, उसका फैसला कलेक्टर करेगा। वक्फ बिल सदन में पेश हो चुका है, लेकिन अभी तक ये बिल पास नहीं हुआ है। देखने वाली बात ये होगी कि लोकसभा में लंबी बहस के बाद ये बिल पास होता है या नहीं होता। इसके साथ ही इस बिल को लेकर सीएम नीतीश कुमार और नायडू क्या सरकार का साथ देंगे या इसमें विपक्ष की जीत होगी, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत और बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रहिए पल्स 24 न्यूज के साथ। नमस्कार। इस प्रोग्राम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।